हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो हमने यूनिट 1 की तीनों लेक्चर के अंदर थ्योरी पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 416 गुणा 333 गुणा 2167 गुणा 114, तो इन सबको आपको गुणा करना है और आपसे पूछ रहा है कि इसका इकाइकांक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन रीट के अंदर सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस साल रीट के अंदर जो लेवल 1 का पेपर था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो थे आपके आउट ऑफ सिलेबस आए थे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया है कि ऐसे क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है। और दोस्तों, बस आपसे एक ही चीज़ है कि आप चैनल को लगातार वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया 416 गुणा 333 गुणे 2167 × 114। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जितनी भी संख्याएं दी हुई है चारों, इनके पहले डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, और जो उसका पहला डिजिट आएगा वही आपका इस पूरे गुणनफल का पहला अंक होगा। ठीक है, तो इस सवाल का ये कंसेप्ट होता है। तो ज़रा देखिए एक बार, जैसे 6 × 3 करेंगे, यदि आप 6 × 3 गुणा, जैसे यहाँ से 6 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, 7 × 4 करेंगे, तो अगर आप इन सबको अगर गुणा कर दें तो देखिए 7 × 4 = 28। तो यहाँ से पहला डिजिट ले वो अब 8। ठीक है, गुणा 3 × 6। अब क्या करना है, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से पहला डिजिट ले लो 4 × 6, और 6 × 4 = 24। ठीक है, तो आपका आंसर का जो पहला डिजिट है वो क्या होगा, 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह आपका पहला सवाल क्या हो गया, सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं। 41 × 42 × 43 × 44 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो। जैसे 5 को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। 1 को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो ये बात आपको सबको पता है। तो अब क्या है कि ये जो सवाल है इसके अंदर क्या है, जैसे 41 × 42 × 43 × 44, तो आपको पता है कि जीरो कैसे बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, या तो आप किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करें तो जीरो बन सकता है, या फिर आपको पता है यदि आप 2 और 5 को गुणा करें तो क्या बन सकता है, जीरो। ये बात भी आपको पता है, क्यों, 2 × 5 क्या होता है, 10। तो यहाँ पर क्या आती है, जीरो। तो ये दो तरीके होते हैं जीरो बनाने के। अब कुछ लोग सोचेंगे 4 × 5 20 से भी, सर 20 आता है तो यहाँ से भी तो जीरो बनता है। तो मेरा मतलब ये है कि उस संख्या के अंदर 1 2 आना चाहिए, मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल हो, गुणा 5 हो, तो वहाँ जीरो बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब एक बात बताइए, जैसे 41 × 42 × 43 × 44 गुणा तक ये लगातार 49 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आपको एक 2 मिल रहा है। हाँ, 42 में 2 है और 45 में 5 है, तो 5 दूनी 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे गुणा में एक जीरो तो आएगी ही आएगी, और आपसे पूछा क्या है, इकाई अंक, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो आपकी इस तरह ये दो सवाल सॉल्व हो गए। तो दोस्तों, मैंने ये सवाल इसलिए कराए, हो सकता है इस बार रीट लेवल 1 में ऐसे क्वेश्चन या रीट लेवल 2 में इस तरह के सवाल पूछे जाएं आपसे। ठीक है, तो अब चलिए ये कंसेप्ट एक इस तरह के दोस्तों, बस यही होगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर, क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो आपके मतलब कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगी। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है 5P9 207 307 प्लस 2Q8 1114 में Q का संभव अधिकतम मान। अब जरा ध्यान से समझना बात को, ये क्या पूछ रहा है, अधिकतम संभव मान। अब देखो, पहले सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो ये हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। तो ये क्या है, एक सेकंड, थोड़ी गलती हो गई, ये पी है, मैंने थोड़ा सही से नहीं लिखा, इसको वापस लिख देता हूँ। हाँ, जैसे 5P9, ठीक है, अब 327, ठीक है, 2Q8, और आपको इन सब का मान कितना लाना है, 4111, ये इसका मान लेके आना है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, जैसे
5p9 है और 2q8 है, तो यहाँ पे p और q जो होते हैं ना दोस्तों, ये इनको बोलते हैं चर, मतलब वेरिएबल जिनका मान बदलता है। तो अभी हमें इनका मान तो पता नहीं है, क्यों, हमको दिया हुआ तो है नहीं कि हम पता कर लें। अब बस हमको क्या करना है, जैसे 3 to 7 है तो हमें तो इतना तो पता है कि 3 to 7 जो है, यदि उसको इसमें से माइनस कर देंगे 1114 में से, तो जो भी संख्या आएगी वो इन पहले इसका और इसका क्या होगा, योग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 114 में से आपका 3 to 7 क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ रह जाएगा 0, 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है। और यहाँ रह गया आपका 10, मतलब 787, ठीक है। तो आप माइनस करके देख लेना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 787। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे 5p9 और 2q8, इसका मान क्या आएगा, 787। अब आपको पता है, अब इसको भूल जाइए 114 को। अब आपको क्यू का अधिकतम मान निकालना है। देखो निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे 9 और 8 क्या हो गए, 17, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, ठीक है। हासिल की कितनी लगेगी आपकी, एक कैरी होगा, ठीक है। तो यहाँ एक आप कैरी करवा दीजिए, मतलब एक तो ऐड होगा ही होगा जो भी संख्या होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p प्लस जो q का मान है ना, जैसे यहाँ तो एक तो कैरी हो गया, अब p प्लस क्यू का जो मान होगा ना, वो क्या होगा, 7। आ गई बात समझ में। अब आपसे पूछ रहा है कि p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 7, और 5 और तो 7, तो यहाँ तो हो ही गया। अब बात ये है कि आपको ना तो p का मान पता है ना q का मान पता है, और आपको q का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, q का अधिकतम मान क्या हो सकता है, जब p मिनिमम हो, p मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो q कितना हो जाएगा अधिकतम, 7। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 7। अगर आपसे पूछा जाता कि क्यू के कितने मान संभव हैं, तो देखो दोस्तों, क्यू के कम से कम आपको 8 मान संभव होते हैं, क्योंकि या फिर पी के आपसे मान पूछ लेते, क्योंकि जैसे पी का मान देखो, जैसे पी का मान क्या होगा, एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे पी का मान 0 हुआ तो क्यू का मान क्या है, 7। पी का मान 1 होता, क्यू का मान क्या होता, 6। तो इस तरह आपसे ये भी पूछ सकता था कि यदि p का मान 1 हो तो q का मान क्या होगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इस बार पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है दोस्तों, स्थानीय मान मैंने आपको पढ़ाया था तो आप याद होगा, जैसे 178.6758 में दोनों सात के स्थानीय मानों का अंतर। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से पहले जो भी संख्या होती है उसमें पहले अंक का मान क्या होता है, इकाई, दूसरे का दहाई, तीसरे का सैकड़ा। तो 178 है, तो क्या है, 178। तो 178 में या 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 70, ठीक है। और पॉइंट के बाद मतलब दशमलव के बाद जो है आपका 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 7 का जो स्थानीय मान होगा पॉइंट का, वो होगा 7/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.07। तो आपको क्या करना है, 70 में से 0.07 को क्या करना है, माइनस। तो देखो, अब ऐसे मत कर देना 10 में से 7, ऐसा नहीं, ये क्या है, 70.00, उसमें से 0.07 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 10 में से 7 गए तो 3, 9, और यहाँ भी क्या बचेगा, 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 69.993, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह के सवाल आपसे इस बार रीट में भी आया था एक क्वेश्चन ऐसा, जो कि मैं करवा दिया है, आप देख लेना एक बार, और नहीं होगा तो हम करवा देंगे, रीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 703,031 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो दोस्तों इस बार रीट में लेवल 1 में गुणनफल का ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे दोनों तीन के स्थानीय मानों का गुणनफल, जैसे पहला जो 3 है वो 1000 वाले स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3000। और जो दूसरा 3 है उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। तो अब आपको पता है 3 3 9, और कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो इसके आगे, ये आपका इस आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 90,000, ना कि 9,000, ठीक है। ध्यान रखना ये जीरो के अंदर इस तरह के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके 5 सवाल हो चुके हैं।
तो आपको कैसा लग रहा है आप वीडियो में बताइए, और वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा एक दो करने के लिए, तो उनका आंसर आपको घर से ही करना है, मतलब आपको घर पे तो खैर हुई आप, लेकिन आपको करके और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना है, ताकि आप लोगों का पता चले मुझे भी कि कितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि 18 प्लस 14 माइनस 13 माइनस 35/7। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले ये कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप करें, मेरे कोई भी क्वेश्चन यदि करवा रहा हूँ तो पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें कि सर कैसे करवा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से होगी। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब बोर्ड मास कलम मैंने हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ लिखो 18 प्लस 14 में से जो सॉरी 44 में से 13 गए तो कितना आ जाएगा आपका 31। ठीक है, -35/7। अब आपको पता है जब आपका ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ऑफ करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं मतलब का को, तो यहाँ ऑफ तो है नहीं, तो उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। डिवीजन को क्या है 35/7, तो 7×5 = 35 होते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा 5। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह क्या है 18 + 31 कितना होता है आपका 49। तो और 49 में से 5 गए तो क्या जाएगा आपका 44, आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए पहला ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी व्यूज़ हैं वो ज़रूर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई किस तरह आपको समझ में आ रहा है। और साथियों के साथ शेयर करना कि रीड लेवल 1 की आपको पूरी मैथ्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये फ्री क्लासेस हैं ना, ना कोई हमारा पेड कोर्स है, ना कभी हम चलाने वाले हैं इस तरह की चीज़ें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपका पूरा सिलेबस रीड लेवल 1 का इस चैनल पर करवाया जा सके। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जरा, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। अब देखिए जरा, दो संख्याएं मान लीजिए, एक है एक्स, क्या एक्स, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं कलर को। कौन सा करें आप बताइए, चलिए ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, एक सेकंड ये थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं। हाँ अब देखिए जरा, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे एक संख्या है x, एक संख्या है y, इन दोनों का योगफल कितना दे रखा है आपको 11, और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 18। अब आपसे पूछा गया है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे x का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/x। आपसे पूछे दो का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/2। तीन का व्युत्क्रम 1/3। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमको पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योग, जैसे x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, और उसका योग मतलब 1/y। तो 1/x प्लस 1/y का आपसे मान पूछा है, मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इन दोनों का योग पूछा है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का तो मान दिया हुआ है, एक सेकेंड, x प्लस वाई का तो मान आपको गिवन है कितना 11, और एक्स वाई का मान कितना गिवन है आपको 18। तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई के अंदर हम तो देखो कैसे देते हैं, एक्स वाई में पहले एक्स का डिवाइड करो, क्या आएगा एक्स, और जो ऊपर जो बचा उसको ऊपर वाई को उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इस तरह हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा वाई, इसी तरह यहाँ एक्स वाई, फिर वाई का डिवाइड करेंगे एक्स वाई से तो बचेगा एक्स, और ऊपर आके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या है वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है आपको 11, और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 18। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 11/18, डी ऑप्शन। चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं कि ये रुपए पैसों का कंसेप्ट है कि भाई किस तरह रुपए पैसों का हिसाब किताब करते हैं हम, ठीक है।
तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो है इतने इतने अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब जरा ध्यान से समझना। जैसे किसी थैली में इतने इतने सिक्के दे रखे हैं, ठीक है आपको। तो अब बताइए, यदि 1 रुपये का एक सिक्का है तो आपके पास कितने रुपये है? एक। यदि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं आपके पास? 5। तो आपके टोटल कितने रुपए हैं? 5 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों हमको दिया क्या है, हमको रुपए दिए हुए हैं, तो समझने की कोशिश करना। फिर 50 पैसे के यदि आपके पास 9 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 9 सिक्के का मतलब क्या होता है? 4.5 रुपये। समझने की कोशिश करना। इसके बाद आपको बोला गया है 25 पैसे के 25 सिक्के। 25 पैसे के 25 सिक्कों का मतलब होता है 25 × 25 होता है 625। मतलब आपके पास कितने रुपए हैं 25 पैसे के? 6.25। ठीक है, अब हम क्या करें, इनको जोड़ दें एक बार। जैसे 5 और 4 9 और 6 15, मतलब 15.75। ये तो इस अनुपात के रुपए हैं। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि एक थैली में इस अनुपात में रुपए, मतलब अनुपात का जो टोटल है ना वो तो इतने रुपए हैं, लेकिन वास्तविकता में आपके पास रुपए कितने हैं? 1008 रुपये। आई बात समझ में? तो हम इस तरह इसको कंपैरिजन कर लेंगे। दोस्तों आप एक्स मान के भी कर सकते हो, बस होगा ये, यदि आप एक्स मान के करोगे तो आपको कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे करना तो इसी प्रकार पड़ेगा। आप क्या करेंगे वो मैं तरीका दूसरा आपको बाद में बताऊंगा, एक्स वाला। तो ये आपका सबसे सिंपल तरीका है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो 15.75 की वैल्यू कितनी हो गई? 1008। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से देखियो क्या जरा सॉल्व करने का तरीका। हम क्या कर सकते हैं, इसको 1008/15.75, ठीक है, आपको इसका भाग देना है, और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको हमको क्या करना है, किसके सिक्के की संख्या निकाली? 50 पैसों के, तो उससे गुणा कर देना। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 9। तो 9 से गुणा कर देंगे, इसका जो मान आएगा उसको 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कर दो लो 9 से गुणा। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पॉइंट हटा तो यहाँ से आपको डबल जीरो लगा दो ऊपर। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे? 9 से डिवाइड करो एक बार, इसको कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। मैं अभी भाजकता का नियम पढ़ाऊंगा, तो कल की क्लास में। तो भाजकता का नियम क्या होता है? यदि 9 की भाजकता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 7 और 5 12, और 5 17 और 1 18, इसका मतलब ये 9 से विभाजित है। तो देखो भाग देंगे, देखो जैसे 9 एकम 9, ठीक है, 6 बचे, 6 और 7 9 7 63, ठीक है, और 4 और 5 9 पंजे 45, तो ये आपका 175 आ गया। ठीक है, इसी के साथ अभी 25 से कट जाएगा 7 बार, ये कटेगा 4 बार। ठीक है, अब 7 से इसको काट के देखो, कटेगा कहीं ना कहीं, देखो। तो 1008 से 7 को कैसे काटेंगे? देखो मैं आपको बताऊं, 7 एकम 7, ठीक है, उसके बाद 3 जीरो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये आपका 144 आ गया। और 144 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 144 चौक कितना होता है? 576। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 576। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, रीड में आ सकते हैं। ये तरीका आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या किया, वापस समझ लो। 1 रुपये के 5 सिक्के, 50 पैसे के इतने सिक्के, 25 पैसे के इतने सिक्के, इसके अनुपात में, मतलब आपके पास पहले ये देखो कि जो अनुपात दे रखा है उसके हिसाब से आपके पास रुपया कितना है। मैंने जोड़ा 1 रुपये के 5 सिक्के का मतलब 5 रुपये, 50 पैसे के 9 सिक्के का मतलब है 4.5 रुपये, 25 पैसे के 25 सिक्कों का मतलब है सॉरी 6.25 रुपये, मतलब 6.25। तो इन सबका टोटल कितना हो गया? 15.75। इसकी वैल्यू 1008 के बराबर। इसको इसका जो भी मान आएगा उसको 9 से गुणा कर देंगे। तो क्योंकि हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 50 के सिक्कों की वैल्यू, 50 के सिक्कों का मान मतलब 50 के कितने सिक्के हैं, और उसको 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576। ठीक है, यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में फिर समझा दूंगा, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, सॉरी, 6.40 रुपये में 80 सिक्कों का योगदान है। कितने सिक्कों का योगदान है? 80 सिक्कों का। या तो उसमें 10 पैसे वाले सिक्के हैं या 5 पैसे सिक्के वाले। ठीक है, तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब जरा ध्यान से समझना। ये दोस्तों एक बात बताओ, यदि 10 पैसे के सिक्के आपको, अब देखो यहाँ तो दे रखे थे रुपए, इसलिए हमने इन सबको रुपए में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? जो रेशो है ना,
वो सॉरी, आपको यहाँ रुपए नहीं दे रखे, यहाँ पे आपको सिक्के दे रखे हैं। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो सिक्कों पे करेंगे। वो किस तरह करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या होता है। जैसे 10 पैसे का कोई सिक्का है और एक 5 पैसे का सिक्का है, तो उनका अनुपात क्या होता है, 2:1। समझना ध्यान से जरा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 2:1। ये अनुपात, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो 2:1 यदि उसका अनुपात है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पैसे के आपके पास दो सिक्के, मतलब सॉरी 10 पैसे का आपके पास दो, मतलब अनुपात, जो वैल्यू का अनुपात सिक्कों का वो है 2, और एक है 1, 5 का 1 है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो देखिए जरा ध्यान से, यदि आपसे कहा जाए यदि 5 पैसे का एक सिक्का है तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2। तो ये तो हो गया सिक्कों का रेशो। ठीक है, 2:1। अब देखिए जरा, यदि हम बात करें, आपके पास दोस्तों ये तो सिक्कों का रेशो है, कॉइन का अनुपात रेशो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात ये कि मान लीजिए आपके पास एक 10 पैसे का सिक्का है, एक 15 पैसे का सिक्का है। टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए, 15 पैसे। कितने हो गए आपके पास, 15 पैसे। और 15 पैसे मतलब, और वास्तव में रुपए कितने हैं आपके पास, 6.4। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके देखो एक बार ध्यान से। तो अब क्या होगा कि पॉइंट जैसे ही, यहाँ से, हाँ सॉरी सॉरी, 6.4 रुपये हैं दोस्तों, और ये किस में, पैसे में। ठीक है, ये 15 पैसे हैं। तो रुपए को यदि आप पैसों में चेंज करोगे तो क्या से कितना आ जाएगा, 640/15। ठीक है, तो ये वाली बात तो मुझे दोस्तों एक सेकंड, दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे एक बार। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए शेषफल प्रमेय। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय क्या होता है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब क्या होगा, जैसे आपको पता है कोई भी संख्या है, जैसे आपने 7 है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है 7, 7 में यदि आप 2 का भाग देते हो तो क्या होता है, 3 बार भाग जाता है, 6 आपका क्या आता है, और 1 आपका बचता है। ठीक है, तो 1 बचा शेषफल। 7 को क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं उसको, भाज्य। ठीक है, ये क्या होता है आपका, भाजक। ठीक है, क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है आपका, शेषफल, जो भी है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, 3 भागफल। ठीक है, ध्यान रखनी है ये जो बातें। अब जरा ध्यान से समझना। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें 7 प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल, मतलब 3 दूनी 6 प्लस शेषफल 1 7, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो मुझे ये बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को ये बात, कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपसे यही क्वेश्चन, एक चीज क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी संख्या को 9 से 99 से भाग देने पर 366 तथा शेषफल 141 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, 999 से भाग दिया, मतलब 999 से आपने क्या दिया है, भाग किसी संख्या x में, तो भागफल 366 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है आपके पास, 141। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे गुणा और इसको जोड़ो दोगे। अब दोस्तों इसको देखो, एक तरीका बताऊं, ऑप्शंस चेक करो। 3 ऑप्शन में 6, एक ऑप्शन में लास्ट जो अंक है वो 5। यदि आपको सॉल्व करने पर लास्ट अंक, इकाई का अंक निकालना मैंने बताया, जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे 9×6 = 54। जैसे 366 में ये 6 और ये 9 का गुणा करके कितना आ जाएगा, 54। और 54 जो भी आएगा उसका पहला डिजिट क्या होगा, 4। और यहाँ से 141 जोड़ेंगे तो पहला क्या जुड़ेगा, 1। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो दोस्तों आपके सामने जो भी संख्या आएगी उसका पहला अंक क्या होगा, 5 होगा। तो आपको 5 एक ही ऑप्शन में नजर आएगा, इसलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी जिसको ज़्यादा इच्छा है वो गुणा करना, जोड़ना और इसको सॉल्व करना, तो आप ये भी करना पड़ेगा। और हाँ, यदि यहाँ पे मान लीजिए 6 होता तो फिर आपको थोड़ा इसको पूरा गुणा करना पड़ता। तो फिलहाल ये सवाल इसीलिए था, ये कोई गुणा कराने का आपको मकसद नहीं था यहाँ पे। मकसद ये था कि आपको ऑप्शंस भी देखने हैं और इस तरह भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो है भाजक।
भाजक को दोस्तों क्या बोल, भाजक जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइज़र। तो डिवाइज़र का पहला होता है डी। भाजक की जो वैल्यू है 10 गुना कोशेंट, मतलब भागफल को हम बोलते हैं कोशेंट, तो उसको लिख दिया क्यू। एवं शेषफल का 5 गुना है, मतलब भाजक जो है डी वो क्या है, शेषफल का 5 गुना। शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, 5 गुना आर। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। यदि शेषफल क्या हो 46, तो क्या आपसे क्या पूछ रहा है, भाज्य। ठीक है, अब समझना बात को। अब भाज्य जो होता है, देखो डी, जैसे जो भाजक होता है उसको बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, याद लिख देता हूँ यहाँ, डिवाइडर। ठीक है, और जो भाज्य होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझना है तो मैं आप चलो लिख देता हूँ यहाँ भाज्य, और ये क्या है, भाजक। अब जब आपको भाजक निकालना है तो उसका तरीका कैसे हो, देखो आपको शेषफल का मान दे रखा 46, तो जैसे ही आप 5 गुना 46 करेंगे तो 46 पंजे कितने होते हैं, 4 पंजे 20, 230, मतलब सॉरी, तो हाँ, तो 230 आपका आ जाएगा डी। तो यहाँ से 200, डी का मान कितना आ गया आपका, 230। किसका मान आ गया, ये डी का, क्योंकि सब इक्वल है। अभी आपके पास क्यू का मान नहीं दे रखा, इसलिए आपको क्यू का मान पता करना पड़ेगा। अब देखो ये जो 230 आया है, ये क्या 10 क्यू के बराबर दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, तो क्यू का मान कितना आ गया आपका, 23। अब देखो ध्यान से समझना, डिवाइजर का मान आ गया 230, क्यू का मान आ गया 23, और शेषफल का मान है 46। अब क्या अपन भाज्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 230 भाजक गुणा भागफल कितना है आपका 23, प्लस शेषफल का मान कितना है आपका, शेषफल 46। बस ये आंसर आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं बचा, मैं एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ कुछ एरिया। चलो बहुत है, ये तो काफ़ी है। देखो एक सेकेंड, हाँ तो देखो जरा रफ कर दिया अब इसको, अब देख लो, जैसे 23 गुना 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529, जीरो तो कि जीरो, ठीक है, प्लस 46, शेषफल कितना है आपका 46, तो 46 इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा, 6 9 4 13 की 3 हासिल की 1 3 5, तो 5 3 3 3 6, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई आपकी शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों आपका जो ये लेक्चर है, ये भी देख लेता हूँ आगे कुछ है क्या, नहीं आगे कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो क्लास है वो पूरी हुई, और कैसा लगा आपको सेक्शन, ये क्वेश्चन सेक्शन, वो आप बताना। साथ ही आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।